चलिए आज हम लोग लैंगिक जनन का अगला पार्ट देखेंगे। कल हम चालू किए थे लैंगिक जनन। आज का अगला पार्ट का पांच मतलब पॉइंट है और हम इसको बारी बारी से समझेंगे। आज पहला पॉइंट है कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। कल हम सीखे थे कि बहुत सारे कोशिका होते हैं और वो सारे के सारे कोशिका एक जगह इकट्ठा होकर के ऊतक का निर्माण करते हैं अंदर ही अंदर, और वो सारे के सारे ऊतक एक नया संतान को उत्पन्न करने में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब वहीं से हम आज आगे सीखेंगे कि जैसे जैसे जीव की जटिलता बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे ऊतक से जीव बने, अब वो जीव जैसे जैसे अंदर ही विकसित होते जाते हैं उस वैसे 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 ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है का मतलब कि ऊतक बढ़ते जाते हैं अलग अलग प्रकार का, वो अपना अपना अलग अलग अंदर ही अंदर काम करते जाते हैं और वैसे वैसे करके संतान को विकसित करते करते और एक दिन संतान को पूरी तरह से विकसित कर देते हैं वही सारे ऊतके, और सब ऊतक अलग अलग बढ़ करके अपना जो भी बॉडी में काम है उनको करने लगते हैं। नेक्स्ट है जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। देखिए कोई कोई जीव होता था जो कायिक परिवर्धन से करता था, अब वहां से कायिक परिवर्धन का जो कोशिका होता था वो कोशिका, और जो लैंगिक, हालांकि कायिक परिवर्धन अलैंगिक जनन में होता था, अब लैंगिक जनन में कायिक परिवर्धन नहीं होगा, इसमें डीएनए वगैरह बनेंगे, डीएनए प्रकृति। तो यहाँ जो डीएनए प्रकृति बनेंगे ये बोल रहा है कि कायिक कोशिका की अपेक्षा गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। उसमें कायिक कोशिका होता था, उसके द्वारा नया संतति में जो लक्षण वगैरह वो डिपेंड करते थे। अब यहाँ गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करेगा लक्षण वगैरह कि कैसा होगा नया संतति जो आगे बनेगा उसका। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र है बोला है कि जीव की कायिक कोशिका की अपेक्षा गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। मतलब कायिक कोशिका अगर 100 होगा तो यहाँ लैंगिक जनन में कोशिका मात्र 50 बनेंगे। अगर वहाँ कायिक कोशिका 200 होगा तो यहाँ लैंगिक जनन में 100 ही कोशिका बनेंगे और नया संतान उत्पन्न होगा। अब आगे देखेंगे तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। यहाँ पर डीएनए का मात्रा भी आधा होता है कायिक प्रवर्धन के तुलना में। तो जो कायिक से अपना नया संतति को जन्म देते हैं उसमें अगर मान लीजिए कि कोशिका और डीएनए दोनों 100 है तो यहाँ आकर के आधा आधा हो जाएंगे, 50-50 लैंगिक जनन में होंगे। तो कह सकते हैं कि उसके अपेक्षा ये लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में सारी चीज आधी आधी होती है। डीएनए प्रकृति भी आधी और साथ में कोशिका विभाजन भी आधी होती है। अब आगे चलेंगे, आगे लिखल है कि यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। मतलब कि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाए और डीएनए की संख्या भी आधी हो, ऐसा लैंगिक जनन जिसमें कोशिका की संख्या आधी हो और डीएनए की संख्या आधी हो, इस क्रिया को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से जो संतान बनेगा ना वो संतान अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के जरिए जन्म लेगा। अब आगे देखते हैं, दो भिन्न भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज बनाती है एवं डीएनए की मात्रा पुनः स्थापित हो जाता है। अब गुणसूत्र और डीएनए कहाँ से आता है? तो खुदा के युग्मक आपस में आता है, तब नया संतति में डीएनए और अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है ये सारी और मादा संलयन कर लेगा, तो नर और मादा संलयन करेगा उसके बाद ही में अर्धसूत्री विभाजन होगा और साथ में डीएनए की प्रकृति भी आधी हो जाएगी। आगे, यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्ध द्वारा नए जीव में विकसित होता, अब देखिए अभी तक क्या किए हैं, नर और मादा आपस में संलयन की क्रिया कराकर जो नया संतति जन्म लेने वाला है उसमें अर्धसूत्री और डीएनए का आधा भाग कंप्लीट कराए हैं
अब अर्धसूत्री और डीएनए की आधा भाग जो गया है संतति में नर और मादा के युग्म के संलयन से, अब वो क्या करेंगे, जो डीएनए की प्रकृति आधी है, जो कोशिका अर्धसूत्री विभाजन, वो दोनों गया है, वो दोनों अब वहां जाकर के संतान को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, माने विकसित करने में, संतान को विकसित करने में अब हेल्प करेंगे। और क्या करेंगे, तो युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्ध करेंगे, माने बढ़ाएंगे। जो संतान छोटा था, भ्रूण था, भ्रूण से बढ़ते 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 उसको एकदम संतान जिस आकार से हो सकता है उस आकार तक पहुंचाने का काम आपका अर्धसूत्री और डीएनए का काम होगा, वो करेंगे। उसके बाद इसमें ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। अब देखिए, जब डीएनए और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से संतान विकसित होगा, उस टाइम भोजन यानी ऊर्जा भी चाहिए, उसको ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं है केवल डीएनए और अर्धसूत्री विभाजन से ही संतान विकसित हो जाएगा। डीएनए, आधा डीएनए और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के साथ उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी चाहिए। वो संतान का जो पेट के अंदर पल रहा है उसको अर्धसूत्री विभाजन कोशिका भी चाहिए, साथ में उसको आधा डीएनए भी चाहिए और साथ में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी चाहिए। जब तीनों उसके पास होगा तब वो संतान बहुत अच्छे तरीका से विकसित होगा पेट के अंदर ही। उसके बाद है, जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है, अब जैसे बढ़ते बढ़ते विकसित होते होते संतान का बॉडी बिल्कुल एकदम जटिल हो जाएगा, पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जनन कोशिका भी विशिष्ट हो जाती है, जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है। अब देखिए, जैसे जैसे संतान बढ़ जाता है, विकसित हो जाता है, उस टाइम जनन करने की जो शक्ति होता है जनन करने की जिस कोशिका का, वो कोशिका भी बहुत बड़ा हो जाता है। उसी के साथ पल बढ़कर डीएनए और अर्धसूत्री विभाजन और साथ में उसके साथ जो ऊर्जा होता है उसके साथ संतान भी बढ़ता है और जनन करने वाली कोशिका भी बढ़ जाती है, और दोनों कोशिका बढ़ जाता है, नर और मादा दोनों। तो उसके बाद का होता है, जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं इसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है। अब जैसे जैसे जनन करने वाला कोशिका बढ़ जाता है, हालांकि शुरुआत में कम होता है ऊर्जा, लेकिन जैसे जैसे संतान बढ़ते जाता है वैसे ही जनन करने वाली कोशिका भी बढ़ते जाता है, और जितना जनन करने वाला कोशिका बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होगा और जन्म लेने वाला जो संतान है वो काफी सुरक्षित होगा। अब आगे देखते हैं, भंडार भी होता है, जबकि दूसरी छोटी एवं गतिशील होती है। दूसरा जो है, चूंकि जो जनन करने का जो कोशिका है वो दो चीज से बना है, एक नर युग्मक से, एक मादा युग्मक से। तो जनन करने की जो कोशिका होता है उसका एक भाग बढ़ जाता है, और वो ऊर्जा के लिए जो संतान जन्म लेगा उस संतान को ऊर्जा पर्याप्त मात्रा मिले, वो जनन के एक कोशिका उसका भागीदारी निभाता है। और जनन का जो दूसरा कोशिका होता है, जैसे नर और मादा दो कोशिका है ना, तो नर वाला उधर जाएगा, मादा वाला इधर आएगा। तो मान लीजिए कि नर वाला क्या किया, वो संतान को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देने का काम किया, तो दूसरा मादा वाला क्या काम करेगा, तो मादा वाला के काम है कि दूसरी छोटी एवं गतिशील होती है। जो मादा वाला कोशिका होता है वो बहुत छोटी और काफी गतिशील होता है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जीन जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है। अच्छा देखिए, दो कोशिका से हम लोग क्या बनाए थे, दो कोशिका से जनन करने वाला कोशिका बनाए थे। अब जो इसमें कोशिका गतिशील होता है, यहाँ लिखा है जो गतिशील होता है वो कौन सा कोशिका होता है, नर वाला होता है। नर यानी कि पुरुष वाला कोशिका काफी गतिशील होता है, और मादा वाला कोशिका कम गतिशील होता है। तो जो ज्यादा गतिशील होता है उसको कहते हैं नर युग्मक, और जो कम गतिशील होता है उसको कहते हैं मादा युग्मक। तो ये लिखल है कि इसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है, भोजन होता है जनन कोशिका। उसके बाद लिखल है कि जबकि दूसरी होता है और ये कोशिका गतिशील होता है तो इसको नर होता है, उसको मादा युग्मक कहते हैं। उसके बाद भोजन का भंडार करता है, भोजन का भंडार होता है उसे, जहां भोजन का भंडार होगा उसको हम कहेंगे मादा युग्मक। मादा युग्मक ही भोजन का भंडार करता है, क्योंकि कोई भी संतान जन्म लेगा ना तो मादा के पेट से ही लेगा।
तो उसका भोजन का देख रेख मम्मी ही करेगा, माने माँ ही करेगा। तो इसलिए मादा कोशिका क्या होता है, भोजन का भंडार करता है। जो मादा कोशिका होती है वो भोजन का भंडार करती है, और जो नर वाला कोशिका होता है ये काफी गतिशील होता है, काफी गतिशील, जिसको हम नर युग्मक कहते हैं। तो आज का लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए।